प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्कार। मैं बलराम द्विवेदी आज की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग वसंत भाग 1 के अंतर्गत कृष्णा सोपते द्वारा लिखित बचपन नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग इस बचपन पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस पाठ में कृष्णा सोपते ने अपने बचपन की मधुर स्मृतियों का उल्लेख किया है और अपने बचपन में कई प्रसंगों का उल्लेख किया है जो आज के बच्चों के बचपन से सर्वथा भिन्न है। इसके पहले कृष्णा सोपती का थोड़ा सा जीवन परिचय। कृष्णा सोपती का जन्म गुजरात में 18 फरवरी 1925 को हुआ था। भारत के विभाजन के बाद गुजरात का वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। विभाजन के बाद वह दिल्ली में आकर बस गई थी और तब से यहीं रहकर साहित्य सेवा करती रही। सन 2017 में इन्हें भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 25 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में हुई। अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। इसके अर्थ का विश्लेषण आपको बताएंगे। बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। यहाँ पर मैं शब्द का प्रयोग लेखिका ने अपने लिए किया है। वो लेखिका बच्चों को संबोधित करते हुए कहती है, इस नई पीढ़ी के लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, तुम्हारी बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। तो इस प्रसंग में लेखिका ने बताया कि मैं तुम्हारी उम्र से बड़ी हूँ, इतनी बड़ी हूँ कि मैं तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी बुआ, हम जो उसको मराठी में आत्या कहते हैं, तुम्हारी मौसी भी हो सकती हूँ और परिवार के सभी लोग मुझे जीजी, जीजी माने बड़ी दीदी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ अपने को बड़ा बड़ा यानी सयाना महसूस करने लगी हूँ। सयाना का मतलब समझदार, क्योंकि हमारी उम्र आपकी उम्र से, आपकी वजह से अधिक है। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई। शताब्दी का मतलब जो 100 वर्ष का समय होता है। जैसे अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, तो लेखिका कहती कि मैं 20वीं शताब्दी में, पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। तो यहाँ लेखिका ने बताया कि मैं बचपन में पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। कौन कौन से कलर के? नीले कलर के, जामुनी रंग के, ग्रे रंग के, काला, चॉकलेटी आदि अलग अलग गहरे रंग के कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े में पहनती थी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैं पिछले दशकों में, दशक माने 10 वर्ष का समूह, उसको दशक कहते हैं। मैं पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें, पोशाकें माने वेशभूषा पहनी है। पहले फ्रॉक, फिर नेकर वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो विद्यार्थियों, इस प्रसंग में लेखिका ने बताया है कि मैं पिछले दशकों माने पिछले 10-15 सालों में हमने जो है अलग अलग वेशभूषा पहनी है। पहले मैंने फ्रॉक पहने, फिर नेकर वाकर, मैंने उस समय के जो प्रचलित कपड़े थे, कपड़ों के जो डिजाइन थी, उनका जो रूप रंग था, उसके आधार पर उनके अलग अलग नाम हुआ करते थे। तो लेखिका ने उसी के बारे में बताया है कि फ्रॉक, नेकर वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, लेकिन अब मैं चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते कुर्ते पहनती हूँ। बचपन में कुछ फ्रॉक तो मुझे अब भी याद है। लेखिका ने अपने बचपन का स्मरण कराया और कहती है कि अभी भी मुझे बचपन के कुछ फ्रॉक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। गोल कफ का मतलब लड़कियों के विशेषकर जो फ्रॉक होते हैं उस पर गोल कफ, कफ माने एक प्रकार से चुन्नट लगी हुई जो है स्थितियां होती हैं। तो उसके बारे में लेखिका ने बताया कि मुझे अपने बचपन में कुछ फ्रॉक याद हैं। एक नीली पीली धारी वाला, गोल कॉलर, उसका कॉलर जो था वो गोल था और उसके बाजू पर, बाजू माने उसके कंधे पर गोल कफ थी। एक हल्के गुलाबी रंग की बारीक चुन्नटों वाला
घेरदार फ्रॉक, नीले गुलाबी रंग की फ्रिल। फ्रिल माने झालर। तो लेखिका ने बताया कि हमको अपने बचपन में कुछ कपड़े, कुछ पोशाक जो मैं अपने बचपन में पहनी थी, वो मुझे आज भी याद है। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। चलन में प्रचलन था। लेखिका ने बताया कि उन दिनों जो हमारे फ्रॉक होते थे उसके ऊपर एक जेब होती थी, पॉकेट होती थी, और उसमें रुमाल और हमारे बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन, रिबन माने फीता जो है हम लोग बांधा करते थे। लेमन कलर, लेमन कलर माने नींबू के रंग का एक बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। दो ट्यूनिक भी मुझे याद है, एक चॉकलेटी रंग का और एक अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। तो लेखिका ने अपने बचपन के उन कपड़ों को, उन पोशाकों को बताने का प्रयास किया है जो उसे अपने बचपन में पहना करती थी। उसके रंगों के बारे में बताया है, उसके कलर के बारे में बताया है। तो लेखिका ने बताया आज के कुछ पोशाकों के चित्र भी यहाँ आप देख रहे हैं। चित्र में ये तरह तरह के फ्रॉक हैं, तरह तरह के डिजाइन के कपड़े हैं जो विशेषकर लड़कियां पहनती हैं। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। मोजे, मोजे का मतलब जुराबे, हम जिसको इंग्लिश में सॉक्स कहते हैं। तो लेखक ने कहा कि मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग, स्टॉकिंग का मतलब थोड़े लंबे मुरा जो घुटने के ऊपर तक जो मोजे पहनती हैं विशेषकर लड़कियां, वो कहती है लेखा कि मुझे वो भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वो नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। तो लेखक ने बताया कि हमको बचपन में अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, हम इसको नौकर चाकर को नहीं दे सकते थे। इसके लिए सख्त मने कठोर रूप से मनाही थी। मनाही मने पाबंदी थी कि हमको किसी भी प्रकार से वो लोगों को नहीं देना था, निषेध था कि इसको नौकर चाकर नहीं करेंगे, इसको खुद तुम्हें ही करना होगा। हम बच्चे इतवार, इतवार माने रविवार की सुबह इसी में लगाते, किस काम में लगाते थे? अपने मोजे धुलने में। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, यहाँ सरवर एक कोई पात्र है। इस पात्र के माध्यम से लेखिका ने अपने बचपन की कहानी को आगे बढ़ाया है। ये सरवर उसका बेटा भी हो सकता है, उसका कोई मित्र भी हो सकता है, उसका कोई विद्यार्थी भी हो सकता है। तो लेखिका ने कहा सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। अब मार्केट में, बाजार में नई नई किस्म, किस्म ने नए नए प्रकार के शूज, जूते आ चुके हैं। कहना होगा कि पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, तुम्हारे और हमारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। फर्क माने अंतर। तो लेखक ने बताया कि हमारे बचपन में जो हम जूते पहनते थे, वो जूते इतनी अच्छी क्वालिटी के, इतनी अच्छी गुणवत्ता के नहीं होते थे जितने आज मार्केट में मिलते हैं। आप लोग तरह तरह के नए के ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड जूते पहनते हैं, उस समय नहीं था। जूते हार्ड चमड़े के होते थे, कठोर चमड़े के होते थे, और उसको पहनने के बाद वो काट देता था। काटने का मतलब है उसके दबाव से पैर में छाले तक पड़ जाते थे। तो लेखिका ने बताया कि उसके उपचार के लिए हम अपने पास रुई, रुई माने कपास जरूर रखते थे, और जूता अगर लगा तो हम रुई मोजे के अंदर, क्यों? जिससे हमारे पैर को वो काट ना सके, हमारा पैर सुरक्षित थे। लेखिका कहती है कि हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत फर्क, फर्क माने अंतर हो चुका है। जो हमारे बचपन में चीजें थी अब नहीं है, और जो तुम्हारे बचपन में चीजें हैं वो हमारे बचपन में नहीं थी। हर सनीचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। सनीचर माने शनिवार, सैटरडे को हमें ऑलिव ऑयल, ऑलिव माने जैतून का तेल, और कैस्टर ऑयल माने अरंडी का तेल। एक प्रकार के औषधीय तेल होते हैं जिसका दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है अभी भी। तो लेखिका ने अपने बचपन की याद करते हुए बताया कि हमें हर शनिचर को, माने प्रत्येक शनिवार को हमें जैतून का तेल और अरंडी का तेल पीना पड़ता था, और ये काम
बड़ा मुश्किल काम था। कई बार इस पाठ को पढ़ते समय विद्यार्थी पूछते हैं, सर उसको ये तेल क्यों पीना पड़ता था? तो ये तेल उस समय औषधि के रूप में बच्चों को पिलाया जाता था। तो लेखक ने बताया कि ये एक मुश्किल काम था। कौन सा काम मुश्किल था? प्रत्येक शनिवार को ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना एक बड़ा मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। छोटे शीशे की खुराक, आप लोग जानते हैं कि जो जब हम कोई औषधि पीते हैं तो उसके लिए एक खुराक, खुराक माने उसकी एक निश्चित औषधि की मात्रा के लिए, उसकी माप के लिए एक माप का जो पैमाने का जो यंत्र या उपकरण होता है, उसके लिए लेखक ने बताया। जैसे आप खांसी की दवा वगैरह पीते हैं तो उसके ऊपर एक ढक्कन होता है जिसमें 5 ml 10 ml की खुराक की मात्रा निश्चित होती है। तो लेखक ने कहा कि छोटे शीशे के गिलास, यहाँ पर इस चित्र में आप देख रहे हैं छोटे शीशे के गिलास, जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली माने दिल का मचलना, उल्टी जैसे लगने लगती थी, क्योंकि उस एरंडी के तेल और जैतून के तेल का स्वाद अच्छा नहीं होता था, तो जी मचलाने लगता था। मुझे आज भी लगता है अगर हम भी इस तेल को ना पीते, वो शनिवारी दवा, तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। सेहत ठीक ही रहती। सेहत माने स्वास्थ्य हमारा ठीक ही रहता। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। दूरी माने फासला। विद्यार्थियों, लेखिका ने इस पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि हमारा बचपन माने लेखिका का बचपन और तुम्हारा बचपन कितना अलग है, कितनी दूरी हो चुकी है, उसमें कितना अंतर आ चुका है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां, दिलचस्पियां माने हमारी रुचियां भी बदल गई हैं। आज के बच्चों को जो चीज पसंद है वो हमारे जीवन में, हमारे बचपन के में बच्चों को पसंद नहीं था। तो हमारी आपकी दिलचस्पियां माने हमारी आपकी रुचियां भी बदल गई हैं। जैसे याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। आज जिस तरह से नए नए आधुनिक साधन हमारे आपके घरों में है, टेलीविजन है और मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है और तरह तरह के आधुनिक उपकरण। तो लेखक ने कहा कि याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। आप इस चित्र में जो देख रहे हैं, जहां पर इस समय हमारा लाइटर जो है, ये हमारा घूम रहा है, तो एक उस समय का ग्रामोफोन एक प्रकार का जो है यंत्र था जिस पर गाने सुनने को मिलते थे। तो ग्रामोफोन थे। रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। तो उस समय रेडियो भी और टेलीविजन भी हमारे घरों में नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी, कुल्फी एक प्रकार का ठंडा पदार्थ है, तो हमारे बचपन की कुल्फी आज आइसक्रीम हो गई। कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया। यहाँ क्या बताना चाहती है लेखिका? ये बताना चाहती है कि आइसक्रीम उस समय हमारे बचपन में नहीं था, पैटीज नहीं था। हमारे बचपन में कुल्फी जो थी वो आज आइसक्रीम में बदल गई। कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत, हमारे बचपन में सहतूत एक प्रकार का फल होता है, फालसा और खसखस इसके जो शरबत थे आज कोक और पेप्सी में बदल गए। आप लोग जाते हैं बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी दुकानों पर, आपको तरह तरह के पेय पदार्थ, ठंडे पेय पदार्थ, कोक और पेप्सी, पता नहीं कितने कितने नाम, कहाँ तक मैं आपको बताऊं। ये कोक और पेप्सी जो है इसके रूप में वो परिवर्तित हो गया। तो लेखिका ने बताया कि उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड और बिमटो मिलती थी। आज जो कोक है, मिरिंडा है और पता नहीं क्या क्या, आप सब तो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उस समय उसकी जगह पर लेमनेड और बिमटो मिलती थी। लेखिका बताती है कि शिमला और नई दिल्ली में बढ़े हुए बच्चों को बेंगर्स और डेवको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती थी। तो लेखिका का बचपन जो है उस शिमला में भी था। शिमला ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और नई दिल्ली भारत की राजधानी है। तो लेखिका ने दो शहरों का उल्लेख किया है, शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए जो बच्चे थे
उनको बेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट। तो बच्चों को चॉकलेट खाना तो अच्छा ही लगता है, लेकिन लेखिका ने बताया कि शिमला और नई दिल्ली में जो डेविको नाम का जो रेस्टोरेंट था, उसकी चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। तो एक प्रकार का ये ब्रेड, जो आप लोग जानते हैं कि अपना जो ये दुकानें होती हैं जहाँ पर ब्रेड वगैरह मिलता है, तो लेखिका ने बताया कि हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल। मॉल माने शिमला में एक जगह है जहाँ से हम ब्राउन ब्रेड लाया करते थे। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई, चढ़ाई माने ऊपर चढ़ना। फिर गिरजा मैदान माने चर्च, जो क्रिश्चियन लोगों का जो पूजा प्लेस होता है, पूजा स्थान होता है, उसको गिरजा बोलते हैं। तो गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर। कन्फेक्शनरी माने वो काउंटर आप चित्र में देख रहे हैं, जहां पर जिस दुकान पर बिस्किट, नमकीन, मिठाई, ब्रेड आदि चीजें मिलती हैं, तो कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी माने मन को भाने वाली, मन को अच्छी लगने वाली। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक माने भंडार रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती थी, घर लौटकर साइन बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले लेकर के खाती। शिमला के काफल, एक प्रकार के फल, शिमला के काफल पहाड़ी फल मुझे बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे, उन फलों की विशेषता थी खट्टे मीठे, एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस से भरे हुए कसमल, सोच कर ही मुंह में पानी भर आए। तो लेखक ने बताया कि शिमला के काफल की मुझे बात आती है, वो खाने में बड़े खट्टे मीठे होते थे, उसकी याद करके हमारे मुंह में पानी भर आता है। चेस्टनट माने अखरोट, एक प्रकार से पहाड़ों पर पाया जाने वाला ड्राई फ्रूट होता है। तो चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी, वह भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। निरा हाथ माने केवल हाथ का कमाल है। विद्यार्थियों, आप लोग जानते हैं अक्सर जो स्कूल होते हैं, उन स्कूलों के सामने कुछ लोग ठेले पर ऐसी खाने पीने की चीजें लेकर बेचते हैं। तो उसमें चना है, फुटाना है और कुछ ऐसी चीजें होती हैं। तो कागज को एक गोल आकार बना करके उसको एक टाइप में अलग आकार देते हैं। नीचे काफी पतला होता है और ऊपर की ओर थोड़ा सा चौड़ा होता है। तो उस तरह से कागज की पुड़िया बनाई जाती थी, जिसमें निरा हाथ का कमाल था। नीचे से तिरछी लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर आ जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। तो यहाँ लेखिका ने अपने बचपन का स्मरण किया और उनके बचपन के में एक फिल्म जो है, जो फिल्म उस फिल्म का एक बहुत महत्वपूर्ण गाना था चना जोर गरम। क्रांति फिल्म, आप लोगों को टाइम मिले तो जरूर देखिएगा। क्रांति फिल्म जो है, हेमा मालिनी और शत्रुघ्न सिन्हा पर ये फिल्माया गया गाना है चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम। तो उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। जैसे आजकल के बच्चे नए नए गाने याद करते हैं, ऐसे लेखिका कहते हैं कि हमारे बचपन में हर बच्चे को ये फिल्मी गाना जरूर आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। वो जो चने की पुड़िया थी, उसमें जो है कुछ नमक जैसे चूर्ण जो होता है, उसको बुरकवाते माने उसको छिड़कवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक के पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास लय रफ्तार थी। रफ्तार माने एक चालगत थी। इस प्रकार हम घूमते घूमते उस चने की पुड़िया को आराम से मजे लेकर खाया करते थे। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं। छुटपन माने बचपन में घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका जरूर मिल ही जाता है।
हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, कमतर माने थोड़ा उसको कमजोर, ज्यादा छोटा समझते थे, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। लेखा इस पाठ में अपने ननिहाल, ननिहाल माने अपने नाना के घर की का भी उसको याद दिलाती है। कहते हमारे ननिहाल के जो नाना के घर के जो घोड़े थे वो खूब हृष्ट पुष्ट माने काफी मोटे ताजे थे, काफी स्वस्थ थे और बहुत खूबसूरत भी थे। उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, बैलून, तो शाम को जब हम शिमला रिज पर जाते थे तो वहाँ रंग बिरंगे कलरफुल गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, जाखू माने एक प्रकार का पेड़, ऊंचा चर्च, चर्च माने जो क्रिश्चियन लोगों का जो पूजा प्लेस होता है, पूजा स्थान, उसको चर्च कहते हैं। जैसे हिंदुओं का मंदिर है, मुस्लिम भाइयों का मस्जिद है, वैसे ईसाई भाइयों का चर्च। तो चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उसकी गूंज फैल जाती, लगता इसके संगीत में प्रभु स्वयं कुछ कह रहे हों। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। सूर्यास्त को अगर हम दो शब्दों में अलग करेंगे तो सूर्य और अस्त, सूर्यास्त का मतलब सूर्य के छिपने का समय, माने शाम का समय हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं, दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे हैं। माने शाम का समय हो गया है और पहाड़ों का जो वातावरण है, वहाँ का जो निसर्ग है, वहाँ का प्राकृतिक वातावरण बहुत सुंदर है, लेकिन पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे हैं, माने पहाड़ों पर अंधेरा छाने लगा है। देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर रौनक, माने रिज पर जो शिमला का रिज था, जगह थी, वहां की रौनक, वहां का वातावरण और माल पर दुकानों की चमक से भी क्या कहने, माने वहां का वातावरण एकदम और सुंदर हो गया। स्कंडल पॉइंट, एक शिमला रिज के पास एक पॉइंट है, एक सेंटर, एक जगह जिसको लेखक ने स्कैंडल पॉइंट के नाम से बताया है, कि भीड़ में उभरता कोलाहल, माने शाम को वहाँ बहुत सारे लोग एकत्र हो जाते थे, तो उनके एकत्र होने से वहाँ की आवाज और बढ़ जाती थी। सर्वर, एक बार देखिए फिर यहाँ सर्वर को लेखक ने संबोधित किया। स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में, माने मॉडल रूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंभा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें, सुरंगें माने हम जिसको मराठी में भुयाल बोलते हैं, जो एक चारों ओर से पहाड़ को काट करके जो रास्ता बनाया गया था। तो लेखिका ने ये वर्णन किया है इस पाठ में कि शिमला में स्कैंडल पॉइंट पर हमने पहली बार शिमला में, शिमला और कालका के बीच जो ट्रेन चली थी उसका मॉडल भी देखा था। पिछली सदी में तेज रफ्तार चलने वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में हम भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम माने बहुत बड़ा भारी पक्षी उड़ा जा रहा है, पंख फैलाकर, ये देखो वो गायब। उसकी स्पीड ही इतनी हो लगती थी। हाँ, गाड़ी के मॉडल की दुकान के साथ एक और दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वो दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा, बड़ा बुरा लगा। अटपटा माने विचित्र, जो अच्छा ना लगा। लेखक ने बताया कि उस मॉडल वाली दुकान जहाँ शिमला और कालका, शिमला और कालका ये दोनों जगह है। हमने पहले बताया आपको शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और कालका भी एक जगह है जो जहाँ शिमला और कालका बीच में जो ट्रेन चली थी उसका मॉडल, तो कालका भी एक जगह का नाम है। तो लेखक ने बताया कि उसके साथ साथ एक दुकान हुआ करती थी जहाँ मेरा चश्मा बना था। और उस चश्मे की दुकान पर जो आंखों के डॉक्टर थे वो अंग्रेज थे। शुरू शुरू में लेखिका ने बताया कि मुझे चश्मा लगाना बड़ा अटपटा, अटपटा माने बड़ा विचित्र सा लगा, अच्छा नहीं लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? तकलीफ माने दिक्कत है? इस उम्र में ऐनक चश्मा, इस उम्र में तुमने लगाया? दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक
उतर जाएगी। लेखक ने बताया कि मुझे वो चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा, और जब लोग मुझसे चश्मा लगाया हुआ देखते थे तो मेरे जो शुभचिंतक लोग थे, मेरे जो जानने वाले लोग थे, वो पूछते थे, अरे इस उम्र में, इस वय में, इस उम्र में, इस आज में तुमने चश्मा लगाया है, कुछ आंखों में तकलीफ है क्या? कहते थे, लोग सलाह देते थे, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती कि कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगा। जब लेखिका को चश्मा लगा था तो डॉक्टर ने बताया था कि कुछ देर पहनोगी, कुछ देर माने कुछ दिनों इसको अगर तुम पहनोगी तो ये ऐनक उतर जाएगा, माने फिर इसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा आश्वासन डॉक्टर ने दिया था। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अभी तक नहीं उतरा। लेखिका ने बताया कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि कुछ दिन पहनोगी तो चश्मा उतर जाएगा। आश्वासन माने भरोसा दिया था, लेकिन चश्मा अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम होता गया रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जिम्मेदार माने मैं खुद इसके लिए जिम्मेदार हूँ। मैं इसके लिए खुद ही मैं जो है जिम्मेवार हूँ। लेखिका ने बताया कि मेरा चश्मा तो नहीं उतरा, बस उसका नंबर, आप लोग जानते हैं कि हम जो लोग लेंस के चश्मे पहनते हैं उसमें अलग अलग नंबर होते हैं, उस नंबर के आधार पर हम चश्मे पहनते हैं। तो लेखिका ने बताया कि हमारे चश्मे का नंबर भी कम हुआ, लेकिन उतरा नहीं, चश्मा मुझे अभी तक लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर खुद है। जब आप दिन की रोशनी को छोड़ करके रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। लेखिका का चश्मा क्यों नहीं उतरा? क्योंकि लेखिका देर रात तक टेबल लैंप के सामने अभ्यास करती थी, पढ़ाई किया करती थी। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, और देखो कैसी लग रही है। तो लेखिका ने बताया कि मेरे चचेरे, चचेरे माने चाचा के लड़के ने, हम जिसको इंग्लिश में कजिन ब्रदर बोलते हैं, उसके लिए हिंदी में चचेरा माने चाचा का, चचेरा चाचा का लड़का जो भाई मेरा लगता है, उसने मुझे छेड़ा। छेड़ा माने मुझे थोड़ा परेशान किया और कहा देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे क्या कहकर चिढ़ाया? आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे कहकर दिखाया कि इसने आंख पर चश्मा लगाया है इसलिए क्योंकि इसको दूर के सूझे, सूझे माने दिखाई पड़े, लेकिन इस लड़की को यह मालूम नहीं है कि इसको, इसकी सूरत तो लंगूर माने बंदर जैसी लग रही है। मैं खीझी। जब मेरे चचेरे भाई ने मुझे इस प्रकार चिढ़ाया तो मैं खीझी। खीझी माने मैं चिढ़ गई, मैं झुंझला गई। मुझ पर ये क्यों दोहराया जा रहा है? पर शेर, शेर माने एक प्रकार की उर्दू कविता। यहाँ पर जो ये शेर की आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो ये जो है शेर जो है माने ये उर्दू कविता की पंक्तियां मुझे बुरी नहीं लगी। जब वो चाय पीकर चले गए तो अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की। इस प्रकार लेखिका ने आईना, आईना माने दर्पण, शीशे के सामने जाकर के अपनी तस्वीर को, अपनी शक्ल को देखा और बार बार वही उर्दू की कविताओं दोहराती रही। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर, टोपा माने टोपी, उठा करके सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अजीब माने कुछ विचित्र सा लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। मजाकिया माने जोकर की तरह भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल गया है चश्मा। लेखिका ने बताया उस समय जब मैंने बचपन में चश्मा लगाया था तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे चिढ़ाया था, लेकिन अब तो वो ऐनक, ये चश्मा मेरे चेहरे के साथ पूरा घुल गया है। घुल मिल गया माने मेरे चेहरे का एक हिस्सा बन गया है। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। कहने का मतलब है, लेखिका ने बताया कि जब कभी ये चश्मा मैं उतार देती हूँ तो लगता है कि मेरे चेहरे से कुछ खाली खाली चीजें हो गई हैं, अर्थात मेरे चेहरे का एक हिस्सा बन गया है चश्मा। बिना चश्मा का,
बिना चश्मे के मेरा चेहरा अच्छा ही नहीं लगता। याद आ गया वो टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। ये लंगूर की सूरत जो उसके चचेरे भाई ने कहकर चिढ़ाया था। इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की टोपी जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते। सहज सहल सुभीते मानो सुविधादायक, आरामदायक ये हिमाचली टोपियां। तो हिमाचली टोपियां आप लोग ये चित्र में देख रहे हैं, तरह तरह की डिजाइन वाली हिमाचली टोपियां लेखका अब अपने सिर पर लगाती है और कई रंगों की उसके पास हिमाचली टोपियां हैं। इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से कृष्णा सोबती जी ने अपने बचपन के जीवन के बारे में और आज के बच्चों के जीवन के बारे में अंतर बताया, रुचियां बताई, उन चीजों के बारे में बताया, उन उपकरणों के बारे में बताया, उन साधनों के बारे में बताया जो लेखिका के बचपन में थे, लेकिन आज जो चीजें हैं वो लेखिका के बचपन में नहीं थी। तो इस प्रकार विद्यार्थियों इस पाठ का हम लोगों ने अध्ययन किया। अगली वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।